हेलो, वेलकम टू गुरुकुल। आई एम योर कूल गुरु और आज हम केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है 10th का, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे एसिड बेस और सॉल्ट कहते किसे हैं, उसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है और हमें कहाँ कहाँ ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और आपने एसिड को तो आपने सुना ही होगा, एसिड जो होता है खट्टा होता है, दैट इज सोर इन टेस्ट। तो मैं चैप्टर शुरू करता हूँ। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कहाँ कहाँ जनरली ये पाए जाते हैं। जो एसिड होता है, आपको तो बहुत फेमस नींबू तो आप खाते ही होंगे, नींबू में आपको एसिड पाई जाती है, उससे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर आपको टमाटर हो गया या अंगूर हो गया, दूध, ये नहीं कि आप यूं समझे कि दूध में एसिड नहीं होता है, वहां भी एसिड होती है, उसे हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। एंट हो गया, चींटी आपको काटती है, देखते हैं आपको कितना पेन होता है, तो वहां पे भी आपको एसिड पाया जाता है। फिर है एप्पल में भी एसिड होता है। फिर है विनेगर, सिरका, उसमें भी आपको एसिड पाया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी जहां पे आपको एसिड उसके अंदर पाया जाता है। फिर एसिड होता कैसे है, कैसे पता चलेगा कि एसिड किसी चीज में प्रेजेंट है कि नहीं, और वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे ये भी देखेंगे कि एसिड का केमिकल रिएक्शंस क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता होगा, एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड्स या मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ अगर रिएक्शन होता है तो उसका क्या होता है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहां पर है कि एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप यू देख लीजिए, मैंने बताया कि आपको चाहे वो लेमन हो, टोमेटो हो, ग्रेप्स हो, मिल्क हो, या आपको एंट हो, एप्पल हो या विनेगर हो। ठीक है, इन सारी चीजों में एसिड्स पाई जाती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए, लेमन में आपको जो एसिड पाया जाता है दैट इज अ साइट्रिक एसिड। कौन सा साइट्रिक एसिड होता है, आप रिमेंबर भी कर लीजिए ताकि आगे और भी चैप्टर्स आएंगे तो वहां पे आसानी होगी। टोमेटो है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। ग्रेप्स में आपको टार्टेरिक एसिड होता है। मिल्क में आपको लैक्टिक एसिड होता है। एंट में फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है और विनेगर में आपको एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड्स हमारे डेली लाइफ में, आखिर में इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, हमारे डेली लाइफ से एसिड का कुछ लेना देना भी है। जी बिल्कुल है, आप कुछ भी खाते हैं वो आपके पेट में जाता है और स्टोमक में आपका जो भी खाना स्टोर होता है, आपको पता होगा पहले से कि स्टोमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो वो एसिड हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। ऐसे बहुत हजार एग्जांपल है कि एसिड्स का हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए एसिड के बारे में आपको, जैसे कि जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं तो उनमें भी आपको कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व होता है उस लिक्विड में और वो पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड्स कहाँ पाया जाता है ये तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब आते हैं कि एसिड्स जो होते हैं उसे जब आप टेस्ट करिएगा तो मैंने बता दिया कि दैट इज सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है, काफी खट्टा होगा। जैसे नहीं होता है जब नींबू चाय ऐसा कुछ करने लगते हैं आप, तो कितना कड़वा है ये, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसी कोई चीज अब टेस्ट करने पे ऐसा पता चलता है कि काफी खट्टा है तो आप समझ लीजिए कि वो एसिड है। फिर आगे चलते हैं बेसिस इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में जो बेसिस पाए जाते हैं, बेसिस बेसिकली आप साबुन यूज करते हैं या घर में जो क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारी चीजें आपको बेस उसमें पाया जाता है। फिर है कि बेस का टेस्ट कैसे होता है। आप नहाते होंगे, जब आप नहाते होंगे तो जब साबुन लगाते हो तो कभी कभी तो गलती से साबुन तो मुंह में चला ही जाता होगा, फिर आपको वहां टेस्ट होता होगा। बेस जो होता है वो बीटर होता है, थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है, बीटर इन टेस्ट होता है बेस। तो सोप, किचन में जो बेकिंग सोडा होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किचन में बहुत सारे खाना बनाने में, वो भी एक तरह का बेस है। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, जैसे कि ड्रेन क्लीनर्स कंटेन्स NOH। NOH एक बेस का नाम है, जैसे मैंने एसिड्स का नाम बताया, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, आपको एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, वैसे ही बहुत सारे बेस का नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्रेन क्लीनर्स जो होते हैं, जो हम नाली साफ करते हैं, तो उनमें एक बेस पाया जाता है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, फिर है विंडेक्स, आपको जो ग्लासेस जो हम क्लियर करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो सॉल्यूशन होता है इसमें बेस पाया जाता है, दैट इज अमोनिया। ओके, देन बेकिंग सोडा, ये तो किचन में आपने देखा ही होगा, बेकिंग सोडा जो इस्तेमाल करते हैं उसमें बेस होता है और वो बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ये सारे क्या है, बेस है, दिस ऑल वर्क्स एज अ बेस। देन है एक सवाल उठता है आपको, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सपोज करिए किसी को एसिडिटी हुई है, आप लोग भी किसी पार्टी में या किसी शादी में जाते होंगे तो बहुत ज्यादा खा लेते होंगे और आपका पेट जो है काफी गुड़गुड़ा या एसिडिटी है ना, ढेकार आना, हिकअप्स आने लगता है, आपको काफी ढेकार आता है और आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही एसिडिटी हो गई है, स्टोमक में कुछ ज्यादा ही एसिड। बेसिकली होता क्या है कि अब जब ज्यादा खा लेते हैं तो आपके स्टोमक में बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। जब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है तो आपका स्टोमक जो होता है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स बैक होने लगता है। मतलब जो एसिड होता है स्टोमक का वो फूड पाइप के जरिए वो बाहर की तरफ आने लगता है, जिससे क्या होता है कि आपको एसिडिटी हो जाती है। जब एसिडिटी हो जाती है तो आखिर में आप वैसे पेशेंट को क्या प्रीफर करेंगे? क्या किसी को पहले से एसिड है उसको और एसिड दीजिएगा या उसको खत्म करने के लिए कोई और सब्सटेंस दीजिएगा? तो इन जनरल केमिस्ट्री में देखा जाता है अगर एसिड को खत्म करना है तो वहां पे आप बेस दे दीजिए। आप यूं समझिए एसिड बेस का रिलेशन कैसा होता है, जैसे आग का पानी के साथ होता है। आग में अगर आप पानी डाल देते हैं तो आग खत्म हो जाती है, वैसे ही अगर कहीं एसिड को खत्म करना है तो वहां पे आप बेस दे दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग देन व्हाट वुड बी योर सजेशन टू रिड्यूस द एसिडिटी एंड व्हाई? हमारा सजेशन क्या होगा उसके एसिडिटी को खत्म करने के लिए? क्या हम लेमन जूस देंगे या विनेगर देंगे या बेकिंग सोडा देंगे? मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि लेमन जूस में आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है, विनेगर में आपको एसिटिक एसिड पाया जाता है और बेकिंग सोडा एक बेस है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी जिसको एसिडिटी हुई है तो उसे तो आप एसिड दे नहीं सकते, तो हम वैसे केस में लेमन जूस नहीं दे सकते या विनेगर नहीं दे सकते, हाँ बेस दे सकते हैं। तो आखिर में जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है? तो वैसे तो ये चैप्टर के बाद में हमें पढ़ना है, लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं। जब भी एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं या आपको बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ओके, तो एसिड बेस रिएक्शन इसका एक पार्टिकुलर नेम भी है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी हम जस्ट कुछ देर बाद इसके बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। इसी को सिंपली कहते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन जब होता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है, उसे हम एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करिए एक बात कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो आपको एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। एक चीज हमेशा ये भी ख्याल रखिएगा। अच्छा, जो एसिडिटी के वक्त जो हम बेस दे रहे हैं उसकी एसिडिटी प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए तो उस बेस को हम एंटी एसिड कहते हैं। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे एंटी एसिड किसे कहते हैं, एंटी एसिड हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, नाउ कभी आपने देखा है जब अगर आप कभी, वैसे तो आपकी मम्मी ही कपड़े धुलती होंगी 10th क्लास में अभी तक, तो आप वैसे कभी मौका आपको मिला हो कि आप कपड़े धुल रहे हैं, आप जिसपे दाग लगा हो, कोई ग्रेवी गिर गया हो या कोई और स्टेन लग गया हो, तो जब आप उस स्टेन पे जैसे साबुन मारते हैं देखिएगा वो स्टेन ना येलो से चेंज होकर के ऑरेंज हो जाता है। और जब वो फिर से उसको सुखा दीजिएगा, ड्राई कर लीजिएगा, तो फिर से क्लॉथ येलो, वो उसके जो मार्क है वो येलो हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कोई चीज अगर एसिड है, कोई सब्सटेंस अगर उस एसिड में मिलाएगा तो वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जो करी स्ट्रेन का मार्क होता है ये आपको येलो कलर होता है। जब इस पे सोप जो कि बेस होता है जब उस पे लगता है तो जो येलोइश कलर है वो चेंज हो जाता है ऑरेंज में। तो ऑरेंज में कलर चेंज हो जाता है। तो जब येलो कलर का जो मार्क है, जो स्ट्रेन है, जब वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है तो जिस सब्सटेंस के साथ चेंज हुआ है तो ये शो करता है कि जो ऑयली मार्क है ना वो बेसिक इन नेचर है, क्योंकि बेस ही जब किसी ऑयली चीजों से जो येलोइश कलर का होता है उससे रिएक्शन करता है तो वो आपको ऑरेंज कलर का मार्क वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये एसिड होता तो इसका कलर कुछ और होता, लेकिन ये बेस इन नेचर होता है तो इसलिए उसका कलर ऑरेंज हो जाता है। तो करी स्टेन ऑन क्लॉथ येलो कलर का होता है, बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक अप्लाइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मार्क दिख रहा है ये इनिशियली ऐसा था, यहाँ पे सोप का हमने इस्तेमाल किया है, जैसे हमने सोप इसमें इस्तेमाल किया तो ये आपको कलर देखिए, कलर चेंज हो गया है। ये उतना ज्यादा ऑरेंज नहीं दिख रहा है पर रियल लाइफ में आपको अच्छा खासा ऑरेंज दिखेगा। ओके, अब है मैंने बताया कि एसिड और बेस आप कैसे जज करते हैं, कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है,
एक तो मैंने कहा कि टेस्ट करके, तो कैसे आप हर चीज टेस्ट करते रहेगा, हर चीज चाटते रहेगा, अरे यार ये तो बड़ा खट्टा दिख रहा है, ये तो एसिड है, कोई चीज है जो आपको दिख रही है कि जो कि ये तो सर ये तो बीटर है तो ये बेस हुआ। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। अगर आप उसे टेस्ट करिएगा तो हो सकता है आपकी स्किन जल जाए, आपकी जो टंग है वो जल जाए, तो इसलिए हर चीज आप टेस्ट करके नहीं पता कर सकते। तो साइंटिस्ट ने कुछ तरीका ढूंढा है कि कैसे किसी चीज को पता लगाए कि कोई चीज एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सब्सटेंसेस का डिस्कवरी किया गया, जो कि उन सब्सटेंसेस को जब हम एसिड्स में या बेस में मिलाते हैं तो आपको वो कलर चेंज करते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो हमारी मदद करे किसी कोई दूसरी चीजों को पता करने में कि क्या वो दूसरी चीज एसिड है या बेस है, तो वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे आप एक इंग्लिश वर्ड है, आप सब इंडिकेट करता है ये चीज। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि कोई चीज में एसिड है या बेस है या कुछ भी नहीं है। ओके, तो इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंजेस कलर when they are added to acidic or base या स्लैश अल्कलीन सॉल्यूशन। अब बेस एंड अल्कली में क्या डिफरेंस है? बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों सेम चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो बेस जो वाटर सोलुबल होते हैं उसे हम अल्कलीन कहते हैं, और जो बेस वाटर सोलुबल नहीं होते हैं उसे हम अल्कलीन नहीं कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट जो सीबीएसई हमेशा एग्जाम्स में आस्क करती है, पूछती है, वो ये पूछती है कि स्टेटमेंट कुछ यूं होता है कि एवरी बेस इज अल्कली, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नो, एवरी बेस इज नॉट अल्कली, इट मे और मे नॉट बी, बट एवरी अल्कली इज अ बेस। यस, एवरी अल्कली इज अ बेस because the alkali are those substances which are soluble in water, means कि the base which are soluble in water are called alkali. That's why every base which is soluble in water is called alkali. So every alkali is a base. ठीक है, just for a statement remember this कि आप ये ऐसे देख लीजिए, हर वो बेस जो पानी में घुल जाए उसे अल्कली कहते हैं, और जो बेस पानी में ना घुले उसे हम अल्कली नहीं कहेंगे। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि हर बेस अल्कली नहीं हो सकता, पर हर अल्कली बेस हो सकता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप ध्यान से इस चीज को एक बार देखिएगा। ओके, चलिए कुछ और इंडिकेटर अब हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स मैंने बता दिया, तो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया कि वो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी मदद करते हैं कि किसी चीज में एसिड है या बेस है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे देखिए, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको कुछ इंडिकेटर्स का नाम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब न्यूट्रल है, जब पानी है, जब ना एसिड है ना बेस है, तो इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा। आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे ही ये सॉल्यूशन आपको एसिड में आप ऐड करिएगा तो इसका कलर चेंज होने लगेगा आपको इन रेड। ठीक है, इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को, इस सॉल्यूशन को अगर आप बेस में ऐड करते हैं तो ये वॉयलेट कलर का होने लगता है। आप देख सकते हैं वहां पे पीएच स्केल की नंबरिंग दी हुई है, 0, 1, 2, 3 to 14 तक। तो पीएच के बारे में हम आगे देखेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा इंडिकेटर है फेनोप्थिलीन। फेनोप्थिलीन जनरली अगर न्यूट्रल वाटर में है, मतलब ना एसिडिक है ना बेस हो, बेस सॉल्यूशन में डाला जाए तो उसका कलर कैसा होगा? कलरलेस होगा। अगर हम उसी को उठा करके अगर बेस में डाल देंगे उस सॉल्यूशन को, फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन को, तब भी वो कलरलेस होता है। हाँ, लेकिन फेनोप्थिलीन को अगर हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। किसमें? पिंक में। हमारा कलर कैसा आएगा? पिंक कलर का आएगा। यहाँ पे देखिए, ये एसिडिक, इस साइड में एसिडिक है और इस साइड में बेस, बेसिक कैरेक्टर को दिखा रहा है। फिर अगला हमारा क्या है? मेथाइल ऑरेंज। क्या है? मेथाइल ऑरेंज। तो मेथाइल ऑरेंज ये भी एक आपको इंडिकेटर है। जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो ये आपको चेंज हो जाता है रेड कलर में। जब हम इसको बेस में डालते हैं तो ये आपको ये चेंज हो जाएगा येलो कलर में। फिर है थाइमोल ब्लू, ये और ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फेनॉल रेड। आपको ये कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे कि थाइमोल ब्लू है या ब्रोमोथाइमोल ब्लू है या फेनॉल रेड है। ये कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं जो कि मदद करते हैं हमारे कोई भी सब्सटेंसेस एसिड है या बेस है उसको रिकॉग्नाइज करने में। पर ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है। मेन आपको ये तीनों आपको मेन है जो अभी आपको याद रखने हैं। चलिए, तो इंडिकेटर्स मैंने बता दिया। अब हम आगे देखते हैं
इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं? तो इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर है जो हमारे घर में, हमारे आसपास इजिली हमारे नेचर में अवेलेबल हो, जैसे लिटमस। लिटमस आपको एक इंडिकेटर है, एक सॉल्यूशन होता है जो कि आपको ऑब्टेन होता है एक लाइकेन प्लांट से, ओके। और दूसरा जो इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, वो है टर्मेरिक। टर्मेरिक मतलब हल्दी। हल्दी भी एक इंडिकेटर है। आप देखिएगा जब भी हल्दी पे सोप का इस्तेमाल होता है तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है। दैट येलो चेंजेस टू किसमें? ऑरेंज कलर, ठीक है। तो वो भी एक इंडिकेटर है। तो दो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, लिटमस एंड टर्मेरिक। चलिए देखिए, लिटमस का हमने सॉल्यूशन लिया। हम नेचुरल लिटमस जो प्लांट से निकाला जाता है उसका हमने लिटमस को लाइकेन प्लांट से निकाला और उसका सॉल्यूशन बनाया। जब हम लिटमस को एसिडिक पीएच में डालते हैं, किसमें? एसिडिक पीएच में, तब उसका सॉल्यूशन हो जाता है पिंक रेड कलर। कैसा हो जाता है? पिंक रेड कलर। अगर हम लिटमस को अगर हम न्यूट्रल पीएच में डालते हैं, किसमें? न्यूट्रल में। ये जो आपको दिख रहा है ये है आपको लिटमस। यहां पे हम किस चीज को? लिटमस को डाल रहे हैं। और जब लिटमस को हम न्यूट्रल में, वाटर में डालेंगे तो वो वायलेट कलर का होगा। जब लिटमस सॉल्यूशन को हम अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे, बेस में डालेंगे तो डार्क ब्लू कलर होगा। तो ये आपको एसिड में डालेंगे तो पिंक रेड, न्यूट्रल में डालेंगे तो वायलेट, और बेसिक रीजन में डालेंगे तो डार्क ब्लू, ठीक है। अब है सिंथेटिक। ये है नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स सिंथेटिक जो हम लैब में तैयार करते हैं, जो कि हमें मदद करे कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है उसे रिकॉग्नाइज करने में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो मैंने पहले भी अभी ऊपर मैंने समझाया, उसका एग्जांपल दे रखा है। पहला है आपको मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फेनोल्फथालीन, और तीसरा और लिख देता हूं मैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। चलिए अब ये भी मैंने ऊपर भी मैंने समझा ही दिया, फिर से आप देख लीजिए। मिथाइल ऑरेंज जो कि आपको एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। जब इसको आप एसिड के अंदर आप यूज करते हैं तो आपको उसका कलर मिलता है, वो मिलता है रेड ऑरेंज। जब आप इसको हम बेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, इसका कलर न्यूट्रल पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो इसका कलर येलो होता है। और जब हम एल्कलीन पीएच बेसिक मीडियम में डालेंगे तब भी इसका कलर येलो होगा। तो मिथाइल ऑरेंज कलर कैसे चेंज करेगा? अगर मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अगर उसे हम न्यूट्रल पीएच में डालेंगे तो उसका कलर येलो कलर का रहेगा। अगर हम उसको एल्कलीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर आपको येलो ही रहेगा। तो ये आपको इसमें है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और ये जो आपको इसमें देखिए, इसमें एसिड है, इसलिए ये रेड ऑरेंज कलर हो गया है। इसमें वाटर कह लीजिए है, इसे येलो है, और इसमें आपको बेस है। और कैसा बेस है? यहां देखिए एल्कलीन, वाटर सोलुबल बेस है। सो एल्कलीन किसे कहते हैं? एल्कलीन इज अ वाटर सोलुबल बेस, ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम जो डील करेंगे बेसिकली एसिड बेस एंड सॉल्ट पे हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट इज एसिड बेस रिएक्शन? एसिड और बेस के रिएक्शन क्या होता है, कैसे एसिड बेस रिएक्शन करते हैं वो हम देखेंगे। सेकंड है कि हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर, कैसे एसिड जो होता है वो बेस को कैंसिल कर देता है और प्रोडक्ट क्या बनता है। तीसरा है हम ये देखेंगे डेली लाइफ में हमें कहाँ कहाँ एसिड और बेस का यूज होता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में यहां से आप मेन चैप्टर शुरू होता है। बेसिकली इस जो चैप्टर का ओवरव्यू था जो पहले मैंने बताया वो आपको जस्ट फॉर अ फील कि एसिड बेस एंड सॉल्ट होता क्या है और उससे कैसे हम पहचान सकते हैं। अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके जो जिसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं उसके जरिए हम जो जानते हैं कोई चीज एसिड या बेस है वो उन इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट अपना कलर चेंज करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। लिटमस पेपर का भी आपने पढ़ा होगा जो कि इंडिकेटर्स होता है, जो आपको आगे पढ़ना है उसके बारे में। तो लिटमस सॉल्यूशन देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। आपको लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होगा जब ये आपको लाइकेन प्लांट जब निकालेंगे तो पर्पल डाई होगा। क्या होगा? पर्पल डाई। मतलब जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तब जो लिटमस सॉल्यूशन होगा वो आपको पर्पल डाई कलर में होता है। तो when neither in acidic और nor basic, मतलब जब लिटमस सॉल्यूशन ना ही किसी एसिड मीडियम में डाला जाए ना ही किसी बेसिक मीडियम में डाला जाए तब उसका कलर कैसा होगा? पर्पल डाई होगा।
ये आपको एक्सट्रैक्ट होता है, एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन। किससे? लाइकेन से। और इसका इस्तेमाल होता है एज अ इंडिकेटर। मैंने इंडिकेटर बता दिया है पहले, तो एज अ इंडिकेटर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नोट, ये जो लाइकेन ये प्लांट है, ये जो है ये बिलोंग करता है प्लांट के एक क्लास से जिसका नाम है थैलोफाइट्स। किससे? थैलोफाइट्स। ये एनसीईआरटी का, इसका याद रखिएगा, मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, यहां देखिए ये जो लाइकेन प्लांट आपको मैंने यहां पे दिखा रखा है, और ये है आपको सॉल्यूशन। देखिए लिटमस का ये है आपको न्यूट्रल में, ये आपको बेसिक में, और ये आपको एसिडिक में। तो यहां पे देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं, ध्यान देखिए, यहां पे देखिए लिटमस लिखा हुआ है, दैट इज अ लिटमस सॉल्यूशन। ओके, यहां पे देखिए एसिडिक और एल्कलिन सॉल्यूशन में लिटमस डाला गया, तो कलर कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने नेचुरल इंडिकेटर्स बताया था आपको, लिटमस और टर्मेरिक, वैसे और भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो एसिड बेस को रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं। वो है रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स। दूसरा है टर्मेरिक, मैंने बता दिया है। तीसरा है कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। कुछ फूल्स के जो पेटल्स होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं एसिड और बेस को रिकॉग्नाइज करने में, जैसे हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरेनियम। ये कुछ प्लांट्स का नाम है जो कि हमें मदद करते हैं कलर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब है कि एसिड बेस और रिएक्शन के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब कि एसिड और बेस जो होता है, जब आपको रिएक्ट करता है किसी केमिकल से या किसी मेटल से, तो उसका क्या रिएक्शन होता है। तो इस मतलब चैप्टर में प्रोसीड करूं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ एसिड्स के फॉर्मूला और नाम, जो कि इन जनरल हमें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें मिलेगा पढ़ने के लिए, और वहां पे हम इस चीज को पढ़ेंगे और उसके रिएक्शंस जानेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। देखिए ये एसिड है, एसिड एसिड एसिड, ये आपको एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये सारे क्या है, ये बेस है। तो इनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी मेटल के साथ, तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम आगे देखेंगे। सो द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। व्हाट इज मेटेलिक ऑक्साइड्स? मेटेलिक ऑक्साइड बेसिकली होता क्या है, जब मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसे हम मेटेलिक ऑक्साइड्स कहते हैं। उसका हम रिएक्शन कराएंगे एसिड्स के साथ कि प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड जब आप HCl जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, CuCl2 एंड H2O। तो आप इस रिएक्शन को बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से सिमिलर कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में था कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो आपको वहां क्या प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। इन द सेम वे यहाँ पे एसिड का रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ हो रहा है, तो आप मेटेलिक ऑक्साइड्स को एज अ बेसिक ऑक्साइड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विद एन एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। बिल्कुल वहां पे जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ था, वैसे सेम रिएक्शन है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेस के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। यहां पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर आल्सो। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर। यहां देखिए आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। इसका रिएक्शन हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो जो सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, फिर सोडियम कार्बोनेट, फिर आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपको सॉल्ट्स है, और वाटर इसके साथ बन रहा है। तो इन द सेम वे जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो यहाँ पे बेस का रिएक्शन आपको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ हो रहा है।
तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को एज एसिडिक ऑक्साइड हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सिंस द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद एन बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी एन एसिडिक ऑक्साइड। अब कुछ एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ओके, व्हाई शुड कर्ड एंड sour substances not be kept in brass and copper vessels? कोई भी खट्टा चीज या दही को हम ब्रास और कॉपर के जो बर्तन होता है उसमें हम क्यों नहीं रखते हैं? बेसिकली क्या होता है कि जो कर्ड होता है या जो खट्टा चीज होता है उसमें एसिड होता है, तो जब एसिड को आप किसी ब्रास के वेसल्स में रखेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है, तो जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है उसमें कोरोजन हो जाएगा और जो मेटल है वो कोरेसिव हो जाएगा और उसमें और जो आपने जो दही रखा है उस बर्तन में उसके साथ वो रिएक्शन करके कुछ अलग ही प्रोडक्ट बनाएगा जिससे जो खाने का सामान है वो खाने लायक नहीं रहेगा, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। इसीलिए हम कर्ड को या किसी खट्टे चीज को ब्रास या कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे जिंक एक मेटल है, जब इसका आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो आपको ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होता है। तो जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है? ये मैंने पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज के थ्रू मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस है उसे हम सोप के एक सॉल्यूशन से उसे पास करेंगे, फिर कैंडल जब उसके सामने लाएंगे दैट स्टार्ट बर्न। ओके, तो वो उसमें फायर लग जाएगा, तो इससे हम पता चलेगा कि जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस? वो आपको पिछला एक्सपेरिमेंट जो है उससे आप देख सकते हैं, उससे मैंने समझा रखा है पहले ही। क्वेश्चन इज मेटल कंपाउंड्स ए reacted with dilute hydrochloric acid to produce efflorescence या fizz like sounds. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन के साथ साथ जो भी स्टेटमेंट्स वो दे रहा है उसको आप लिखते जाए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कह रहा है मेटल कंपाउंड ए है, ये आपको रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ए रिएक्ट कर रहा है तो आपको एक गैस इवॉल्व हो रही है। वो गैस क्या कर रही है? एक मोमबत्ती जो पहले से जल रही है उससे वो बुता देती है। तो जो आप इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो जो गैस है वो बेसिकली कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इस्तेमाल होती है किसी जलते हुए चीज को बुझाने के लिए। तो CO2 रिलीज हो रहा है। अब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट आपको कैल्शियम क्लोराइड है। एक प्रोडक्ट उसमें से कैल्शियम क्लोराइड है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कैंडल को बुझा देता है। तो वो ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, तो कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको बस यहाँ फाइंड क्या करना है कि एक ये जो है ये है क्या? बेसिकली ये ए क्या है? ये है आपको CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप बेसिकली क्या करिए, जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़े उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते जाए, क्वेश्चंस क्या क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से देखें और फिर उसको प्रोसीड करें और फिर अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। लिटमस पेपर मैंने आपको शायद अभी आगे pH में भी डिस्कस करूंगा कि रेड लिटमस को ब्लू में आप ऐसे मेमोरी के तौर पे याद कर सकते हैं ABR। अगर एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस को डालते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। तो यहां देखिए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज हो रहा है। की बात नहीं कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है? बेस का बात कर रहा है, क्योंकि बेस में क्या होता है? रेड लिटमस ब्लू में होता है। अगर एसिड में कोई चीज, अगर एसिडिक मीडियम में हम लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू से रेड होता है। तो जब तो यहां पे ये एसिडिक नहीं है, जब एसिडिक नहीं है तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? बेस से, क्योंकि बेस में क्या होता है? रेड टू ब्लू होता है, BRB। ओके, बेस रेड टू ब्लू। तो आप जानते हैं बेस का रेंज क्या होता है? pH रेंज वो होता है 7 to 14। ठीक है, तो यहां पे देखिए कौन सा pH है जो कि 7 से 14 के बीच में लाई कर रहा है? वो एक ही है, वो है 10। आपको 5 जो है ये आपको एसिडिक मीडियम है, 4 एसिडिक मीडियम का है, 1 एसिडिक मीडियम है। तो एक ही है जो आपको बेसिक मीडियम में का pH दे रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रॉस्ड एग सेल्स टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
पहले तो बात आपको याद होगा, लाइम वाटर में आखिर में कौन सी गैस पास हुई थी जब उस मिल्की कलर चेंज हुआ था, वो था कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो एक सेल है उसे एक सॉल्यूशन में डाला गया है, जब उसे सॉल्यूशन में डाला गया है तो उसमें से गैस निकली है। वो गैस क्या करती है, जब उस गैस को हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जैसे पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है। एक तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो गैस लाइम वाटर से पास हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा, आपको पता है कि जो एक सेल होता है वो एक आपको कैल्शियम कार्बोनेट उसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें रिएक्टेंट के तौर पे मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो गैस रिलीज हो रही है वो CO2 गैस है, क्योंकि CO2 ही जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पास करते हैं तो आपको वो क्या बनाता है, मिल्की व्हाइट बनाता है। तो हमें बताना है कि सॉल्यूशन किस चीज का, तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली वो HCl होगा, क्योंकि HCl ही जब आपको कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप NaCl का रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली किस चीज का होगा, वो होगा HCl का होगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट है आपके व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है, देखिए एसिड्स को जब भी आप पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें से H+ आयन निकलता है। मतलब ऐसे कोई भी चीज जब उसे पानी में डालेंगे अगर वो H+ आयन रिलीज करता है तो उसे हम एसिड्स कहते हैं। इन द सेम वे अगर कोई भी चीज जब उसे पानी में डालेंगे अगर वहां से OH- आयंस मिलेगा तो उसे हम बेस कहेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जब उसे पानी में डालिएगा तो ना H+ मिलेगा ना OH- मिलेगा, तो ऐसे केस में ना वो एसिड है ना वो बेस है, ठीक है। तो let us perform an activity to investigate whether all the compounds containing hydrogen ions are acidic or not. Acidic, क्या वो हर एक कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन आयन है क्या वो एसिड होगा? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको देखिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है लेकिन फिर भी वो पानी में डालने पर वो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते हैं। तो कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है, कोई भी चीज अगर उसके पास हाइड्रोजन आयन मतलब किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आयन है या नहीं है, वो अगर वो अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है पानी के अंदर डालने पे तभी वो एसिड कहलाएगा, अदरवाइज वो एसिड नहीं है। जैसे आप HCl को आप जैसे पानी में डालते हैं तो HCl आपको टूट जाता है H+ Cl- में। जब आप H2SO4 को पानी में डालते हैं तो वो आपको 2H+ HSO4-1। तो आप देखिए चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड हो या आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, जब इसको पानी में डालते हैं तो वो अपना H+ रिलीज कर देता है। तो ऐसे वो सारे सब्सटेंस जो H+ रिलीज कर देते हैं उन्हें हम एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल को आप पानी में डालिएगा तो ये अपना H+ आयन रिलीज नहीं करता है। तो जब ये H+ आयन रिलीज नहीं करता तो ये आपको एसिड नहीं कह सकते। ग्लूकोज, आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देख लीजिए, इससे जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो ये अपना H+ आयन रिलीज नहीं करता है। तो जो H+ आयन रिलीज नहीं करते हैं तो वो एसिड कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो क्राइटेरिया आपको पता चल गया। अब मैं बेस के कुछ एग्जांपल से आपको लिख देता हूं, जैसे कि आप NaOH, आप जब इसको H2 में डालते हैं तो ये आपको OH- Na+ में टूट जाता है। यहां देखिए आपको हाइड्रोक्साइड आयन आपको रिलीज हो रहा है। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपको बेस है। आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब पानी में डालिएगा तो आपको मैग्नीशियम 2+ 2OH- क्या मिलेगा आपको, यहां पे भी देखिए आप OH- हाइड्रोक्साइड आयन आपको रिलीज हो रहा है, तो ये भी एक तरह से बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस का क्राइटेरिया याद रखिएगा, जो H+ आयन रिलीज करे एसिड है, जो OH- आपको रिलीज करे वो बेस है। नेक्स्ट, मैंने अभी जो बताया ऊपर उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड्स और बेस इन वाटर। जब भी एसिड या बेस को हम वाटर में डालते हैं तो आपको वो डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। अगर वो एसिड है तो टूट करके H+ रिलीज कर देगा, अगर वो बेस है तो खुद टूट करके OH- रिलीज कर देगा, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, जब भी एसिड और बेस पानी के अंदर डालते हैं तो काफी एक्सोथर्मिक होता है, मतलब उसमें से काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। वो जो बीकर होगा वो काफी ज्यादा गर्म, इनकेस आप जब टच करिएगा तो बहुत ज्यादा आपको गर्म जैसा फीलिंग आएगा, भाई लगेगा ऐसे किसी ने उसे ना आग से उसे जला रखा है, बहुत गर्म होता है। खैर यहाँ देखिए, when acids or base dissolve in water, acid or base dissociate into hydrogen ion and hydroxide respectively. हाइड्रोक्साइड आयन जब ऐसे मैंने बता रखा है, पहले बता रखा है, आप देखिए एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं H+ और अनायन।
तो आपको HCl और वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो H प्लस और क्लोरीन आपको आयन मिल रहा है। देखिए कभी भी H प्लस आयन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मतलब कि H प्लस आयन इतना रिएक्टिव होता है कि वो एज अ सिंगल वे में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली क्या करता है H प्लस आयन क्या करता है H2 मॉलिक्यूल H2 जो होता है वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O प्लस। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। नोट मैंने लिख रखा है, नोट में लिख दिया मैंने कि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल एज हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन। ठीक है। नाउ व्हेन द बेस रिएक्ट्स विथ वाटर, सेम है मैंने पहले शुरू में लिख दिया था इसके जस्ट पहले वाले पीपीटी पे कि जब भी बेस रिएक्ट करेगा तो आपको कैटायन और हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है मतलब ये बेस है। बेसिस दैट आर सोलुबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। वो बेस जो आपको वाटर में सोलुबल होते हैं उसे अल्कली कहते हैं, वो बेस जो वाटर में सोलुबल नहीं होता उसे अल्कली नहीं कहते हैं। मैंने ये पहले भी लेक्चर में बता रखा है। Therefore all bases are not alkali but all alkalis are bases। इसलिए आप कह सकते हैं कि हर अल्कली बेस होता है पर हर बेस अल्कली नहीं हो सकता। The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic। मैंने आपको ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। आप इस डायग्राम में देखिए ये बहुत ही जरूरी है कि जब आप लैब में जाएं तो इस चीज का ख्याल रखें। जब भी लैब में आप जाते हैं और आपको एसिड और वाटर मिक्स करना तो इस चीज को ख्याल रखें कि आप एसिड को वाटर में ऐड कर सकते हैं, वाटर को एसिड को ऐड मत करिएगा। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि अगर एसिड को आप वाटर में ऐड करते हैं और उसको मिलाते रहिएगा तो उसमें क्या होता है एक्सप्लोजन होने का चांसेस बहुत कम होते हैं और वहां पे धमाका बहुत कम होगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि एसिड और वाटर का जो रिएक्शन था काफी एक्सोथर्मिक होता है, उसमें काफी हीट रिलीज होती है। तो अगर आप एसिड में पानी को मिलाइएगा तो वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा कि जो आपका जो बीकर है वो फट भी सकता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो जो बीकर है ग्लास वो टूट भी सकता है, वो एक्सप्लोड भी कर सकता है। इस चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि कभी भी आप एसिड को पानी में मिलाएंगे और उसको आराम से कंटिन्यूअसली उसको मिलाते रहेंगे। जैसे होता है ना किसी पानी में आप किसी पाउडर को मिलाते हैं तो उसको मिलाते रहते हैं, तो वैसे ही तो ये आप हमेशा जहन में रखिएगा, कभी भी आप पानी के अंदर एसिड मिला सकते हैं ना कि एसिड में पानी मिला सकते हैं, दोनों बात अलग है, ख्याल रखिएगा। When acid or base are mixed with water, the concentration of hydrogen ion decreases per unit volume. Such a process is called dilution, and we say that the acid and bases are diluted. अब नेक्स्ट है कि जब भी हम एसिड्स में या बेस में हम पानी मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसके जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि डाइल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि आप 10 ml एसिड लिया, आपने उसमें क्या किया, सपोज करिए मैं लिखता हूं 10 ml आपने एसिड लिया, 10 ml एसिड में आपको H प्लस आयन कितने थे, सपोज कर लीजिए 100 थे। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया 20 ml, तो अब H प्लस आयन अभी भी कितना है, 100 है। तो हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, पर नंबर ऑफ द H प्लस आयन सेम है। तो इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को जिसमें आप एसिड के अंदर पानी मिलाते हैं और उसके कंसंट्रेशन को H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। So when acid or base are mixed with water, the concentration of hydrogen ion decreases per unit volume। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ख्याल से इस पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपको डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, 100/10, मतलब 10 H प्लस पर ml। नाउ जब हमने वाटर मिला दिया तो आपको टोटल सॉल्यूशन हो गया, आपको 100 H प्लस आयन है, इसमें हमने मिला 20 ml पानी मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम हो गया 30। और इसे देखिए तो आप ये देखिए 3.33 H प्लस पर ml। तो देखिए आप कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि जब हम डाइल्यूट कर देते हैं किसी चीज को तो H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा ध्यान से। एक और बात बता दूं, क्योंकि हम चैप्टर एंड स्नैप मतलब हम ओवरव्यू, हम चैप्टर को रिवीजन के तौर पे हम लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो मैं इसमें हर चीज बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर सकता। जो मेन पॉइंट्स है मैं वही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज अगर आपको बहुत ज्यादा एलेबोरेशन में जाना तो जो रेगुलर क्लासेस होंगी मैं उसमें आपको चीजों को समझाऊंगा अच्छे से।
यहाँ पे सिर्फ आप एक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर में कि चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स है और क्या क्या डिलीवर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसेस सॉल्यूशन। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पता चलेगा? तो याद रखिए, वो एसिड जो पानी में डालने में बहुत ज्यादा H+ आयन को रिलीज करता है तो वैसे एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इन द सेम वे वो बेस जब उसको पानी में आप डालते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा OH- हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज करता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो और एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप उसको अपने हाथ पे डाल दीजिए, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स को अपने हाथ में डालते तो वो आपको बर्न भी कर सकता है, जला सकता है। इनकेस आपके हाथ में होल भी हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका कंसंट्रेटेड फॉर्म देख लीजिए, या आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहते हैं? वो एसिड्स जो इजीली अपना H+ रिलीज कर दे और H+ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करे तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वो बेस जो अपना OH- इजिली रिलीज कर दे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज करे, इजिली डिसोसिएट हो जाए तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। So we know that acid-base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. Also, we know that on dilution we actually weakens the strength of acids by decreasing number of hydrogen ions per unit volume. ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। और इंडिकेटर्स के मामले में मैंने शुरू में बता दिया कि इंडिकेटर्स हेल्प क्या करते हैं, ये बताने में मदद करते हैं कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कैसे कलर चेंज कर गया। वो इंडिकेटर्स को जब हम किसी एसिड में डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, उस कलर को हम पहले से नोट करके रखते हैं कि अगर ऐसा कलर आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर ऐसा कलर आता है तो वो वीक एसिड होगा। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कंसेप्ट क्या है? H+ आयन कितने आसानी से रिलीज कर रहा है और कितने तादाद में कर रहा है, तो यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन अराइज होता है, क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्या आप पता कर सकते हैं किसी सॉल्यूशन में कितने H+ आयन है? नेक्स्ट सवाल, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस। क्या आप जज कर सकते हैं कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? तो हमारा सवाल है यस, वी कैन डू बाय मेकिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सिंपली आपको कैलकुलेशन में 11th 12th में आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्या है कि इंडिकेटर्स के मदद से आप देख सकते हैं कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ओके, बस इंडिकेटर का मतलब हमें बस से यू समझिए कि वर्बली हमको देख करके बता देना है। इंडिकेटर्स डालेंगे, इंडिकेटर्स का अगर बहुत रेड कलर आता है, अगर इंडिकेटर डालने पे किसी एसिड में तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर डालने पे अगर थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंज आता है तो उसका एक पूरा एक स्केल होता है, आपको स्केल पता चल जाएगा। तो आपको इंडिकेटर हमें मदद करेगा कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना, आपको 11th 12th में आपको बताया जाएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट में। अब है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। मैंने पहले बता रखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर दिया जाता है और इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद हम किसी एसिड या बेस में डालते हैं तो वो अपना कलर अकॉर्डिंग टू द मीडियम वो चेंज करता है। इट शोज डिफरेंट कलर इन सॉल्यूशन। जितना हाइड्रोजन आयन मैंने बताया ना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा या कोई भी कंपाउंड किसी सॉल्यूशन में डालने पर अगर बहुत ज्यादा H+ आयन रिलीज करता है तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इंडिकेटर उसका अलग कलर शो करेगा, अगर वीक एसिड है तो इंडिकेटर उसका वीक कलर शो करेगा। तो बेसिकली क्या है कि H+ आयन पे ही इंडिकेटर अपना रिएक्शन और कलर चेंज करता है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन पे H+ हाई कंसंट्रेशन पे अलग कलर चेंज करता है, लो कंसंट्रेशन पे अलग कलर चेंज। हमने एक स्केल बनाया जिस स्केल का नाम है pH स्केल। क्या नाम है? pH। सो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो अलग अलग H+ कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो कर रहे थे, तो इसी चीज को इंटरप्रेट करते हुए हमने pH स्केल को डेवलप किया। pH स्केल बेसिकली होता क्या है? pH स्केल, pH यहाँ पे पोटेंस से ये वर्ड आया है और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट्स रेंज। जो pH का रेंज होता है वो 1 से 14 होता है। आपको pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। मैंने कहा ना पीछे जो क्वेश्चन था कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम pH से पता कर सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रीडिंग ऑफ द pH। मतलब H+ आयन का जो रीडिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे देखिए H+ आयन का जो कंसंट्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH रीडिंग। ओके, किसका होता है? pH रीडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
जितना ज्यादा H+ आयन रिलीज होगा उतना ज्यादा पीएच की रीडिंग कम आएगी और वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, therefore substances which release more hydrogen ion on dilution, pH of those substances is low and the substance is of strong acid। और वो सब्सटेंस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आप यहाँ पे आप डायग्राम में अच्छे से देखिए ये है आपको न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, जो पानी होता है न्यूट्रल पॉइंट पर 7 उसका पीएच होता है। जैसे आप H+ कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा, जितना ज्यादा H+ कंसंट्रेशन क्या करेगा? बढ़ाइएगा, उतना पीएच उसकी कम होगी और वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस पॉइंट पे आपको वीक एसिड। अगर H+ कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है तो यहां से देखिए ये बहुत कम होते जा रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे H+ कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है, तो ये आपको वीकेस्ट एसिड। और जो वीकेस्ट एसिड होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे है वीक बेस। ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल में देखिए, ये याद रखिए H+ आयन के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है। जो भी कंपाउंड बहुत ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा उसका पीएच उतना कम होगा, उसकी पीएच रीडिंग बहुत कम होगी और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो H+ आयन आपको बहुत कम रिलीज करेगा उसका पीएच बहुत ज्यादा होगा और वो आपको वीक एसिड होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ कहलाएगा। आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, फिर हुआ कि ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसको हमने क्या किया? पेपर के अंदर पेपर में इंप्रेग्नेटेड कर दिया, पेपर में उस इंडिकेटर्स को लगा दिया, जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस एक सॉल्यूशन है, एक इंडिकेटर है, उसको पेपर के साथ हमने जब अटैच करते हैं, मतलब कि पेपर में यूं समझे लिटमस सॉल्यूशन को हमने भिगो दिया है, तो आपको उसको कहेंगे लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर को अगर हम जो कि आपको ब्लू कलर का है, अगर उसे हम एसिड में डालेंगे तो वो कलर कैसे चेंज कर देगा? रेड में कर देगा। तो इसमें आप ऐसे याद रखिएगा, ब्लू लिटमस when put in a basic acidic medium, it changes its color to, तो आप ऐसे याद रखें ABR, acidic medium, ओके, blue to red, acidic medium, blue to red। ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में कौन सा कलर किसमें चेंज होता है, तो एक ही याद रखिए, दूसरा खुद ब खुद आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस को डालेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में। नेक्स्ट, अगर इसी पीएच पेपर को, सॉरी लिटमस पेपर को अगर आप बेसिक मीडियम में डालते हैं तो रेड कलर का जो लिटमस है वो किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। और ब्लू को डालेंगे तो ब्लू ही रहेगा, इतना तो कॉमन सेंस आपको भी होगा। नेक्स्ट,